नमस्कार, एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास 9th का साइंस। ये क्लास 9th का साइंस जो है, इसमें चैप्टर 1 हम लोग लेके आए हुए हैं और इसमें कुल 70 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। अगर मेरे साथ आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है, उसमें इससे बाहर तो सवाल नहीं आएगा। तो क्या करना है आपको? हमारे साथ धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना है। यानी जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएं तो साथ में आप भी अपने मन में आंसर सोचें या भी आप एक कॉपी कलम लेके बैठें बगल में और इस क्वेश्चंस के आंसर को आप पहले अपने कॉपी में लिखें, यानी हमारे आंसर को बताने से पहले लिखें और फिर बाद में एनालिसिस करें कि हमने 70 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया या गलत किया और हमें इसका इन्फॉर्मेशन जरूर दें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में। जैसे आपको देना है कि हमने 70 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन सही किया, 60 क्वेश्चन सही किया। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने हैं उसे क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस। बोल रहे हैं इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो हमने पदार्थ बताया। आपको पदार्थ बताने के पहले आपको अपने मन में एक आंसर सोचना है। सवाल नंबर 2, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। ये 5 मूल तत्व कौन कौन से? अग्नि, आकाश, वायु और इनमें से सभी। तो अग्नि, आकाश और वायु ये तीनों तो था ही, दो और नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है। सवाल नंबर 3, पदार्थ बने होते हैं ठोस से, तत्व से, कण से या गैस से? पदार्थ बने होते हैं ठोस से बने होते हैं, तत्व से बने होते हैं, कण से बने होते हैं या गैस से बने होते हैं? तो पदार्थ जो है कणों से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? कणों से मिलके बने होते हैं। सवाल नंबर 4, पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म और बड़े। देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म और बड़े। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। देखने योग्य होता है पदार्थ के कण, कि छोटे होते हैं, कि सूक्ष्म होते हैं या बड़े होते हैं। तो अगर यहाँ सूक्ष्म नहीं होता तो छोटा ऑप्शन मारते, लेकिन यहाँ अगर सूक्ष्म है तो हम लोग इसके सूक्ष्म मारे, क्योंकि छोटा से और भी छोटा को सूक्ष्म बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पानी में चीनी जैसे पदार्थ को घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? देखिए कह रहा है कि पानी में चीनी जैसे पदार्थ को अगर हम घोलते हैं, ये एक गिलास है और इसमें एक पानी है, ठीक है। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं? चीनी घोल देते हैं। क्या करते हैं? चीनी घोल देते हैं। तो इस पानी के प्रभाव में, पानी के स्तर में, पानी के गुण में, पानी के क्या परिवर्तन होता है? क्या इसका स्तर वृद्धि होता है? पानी के तल में, यानी पानी का जो तल है, ये ज़मीन है, उससे क्या होता है? यहाँ अगर पानी था, तो क्या पानी के स्तर में वृद्धि हो जाता है? पानी का स्तर घट जाता है? या कोई परिवर्तन नहीं होता है? या पहले से दुगुना हो जाता है? आप बताइए सोच के इसका आंसर। इस तरह के सवाल आपको पूछा जा सकता है। अब ये लॉजिकली सवाल है, तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होता है, सी नंबर। ठीक है। आगे सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? अब ये तो नॉर्मल सवाल है, ये आपका बुक में ही था। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? जल, ईर्ष्या, गंध और इत्र की सुगंध। जल, ईर्ष्या, गंध और इत्र की सुगंध। तो वो पदार्थ नहीं होगा जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है, जिसमें भार नहीं होता है। तो इसमें ईर्ष्या, अगर आप ईर्ष्या किसी से कर रहे हैं तो ये वजन थोड़े ना होता है, इसमें ना वजन होता है, ना भार होता है, ना इसे मापा या तोला जा सकता है, ना ये जगह घेरता है। तो इसका आंसर होगा ईर्ष्या। ठीक है, जिसको हम लोग जलन बोलते हैं। सवाल नंबर 7, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पदार्थ के कणों में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है। सवाल नंबर 8, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों में गति में क्या परिवर्तन होता है? तापमान बढ़ने पर अगर हीट बढ़ा दिया जाए,
हीट को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो पदार्थ के कणों की गति में जो है, गति तेज हो जाती है, गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो पदार्थ की कणों की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। आगे सवाल नंबर 9 देखेंगे, ठीक है? पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, परासरण कहलाता है, संवहन कहलाता है या चालन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? दो पदार्थों का स्वतः मिलना या पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, मुझे आशा है, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सवाल नंबर 10, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण का पता चलता है? अभी हम एक सवाल यही पूछा था, उसी सवाल को दोबारा उल्टा करके पूछा गया है। अब बताइए इसमें पानी का कौन सा गुण परिवर्तन है? यानी वही पानी जो पहले था, हम लोग उसमें नमक घोले, ये पानी था, इसमें इसमें क्या किए हम लोग? नमक घोले, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इससे तो स्तर परिवर्तन तो नहीं हुआ, यहां से यहां तक में ये यहां नहीं बढ़ा, तो स्तर तो परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये पदार्थ का कौन से गुण के कारण स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ? तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये गुण तो नहीं, क्योंकि छोटे होते तो उससे क्या मतलब हो सकता है, वो ऊपर ले जाए पानी को। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ये भी नहीं होगा। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी नहीं होगा। यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसलिए कोई स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो नमक घुला, कहाँ घुला? तो पदार्थ के कणों के बीच, इस तरह इस तरह इस तरह, मान लो जल था, इसके बीच में बहुत सारा खाली स्थान था, उस खाली स्थान के बीच पानी क्या हुआ? पानी खाली स्थान के बीच क्या हुआ? नमक डिजोल्व कर गया, ठीक है। तो पदार्थ के कणों में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, इसलिए उसका स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। सवाल नंबर 10 के बाद सवाल नंबर 11, निम्न में कौन पदार्थ है? फिर से एक सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन पदार्थ है? पदार्थ है स्नेह, घृणा, विचार। स्नेह का मतलब प्रेम, घृणा का मतलब किसी से नफरत करना, विचार का मतलब कोई कोई विचार देना, किसी को समझाना, किसी तरह का गाइडेंस देना। ये तीनों पदार्थ नहीं है, यानी घड़ी इसमें वस्तु है, ये एक द्रव्यमान होता है, इसका वजन होता है, आयतन होता है, इसलिए पदार्थ है। सवाल नंबर 12, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, कम होता है, नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो देखिए, हमने बताया था क्लास में, अगर आपको याद होगा, कि ये एक ठोस है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल, यानी ठोस के कण के जो है सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, द्रव के हल्का दूर दूर होता है। और इसी तरह गैस का अगर हम बोले, गैस के कणों का आकर्षण बल का बात करें हम लोग, तो वो काफी दूर दूर में होता है। क्या होता है? काफी दूर दूर में होता है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? अधिक। क्या होगा इसका आंसर? अधिक। क्वेश्चन नंबर 13, बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन हो? देखिए, आप साफ समझिए खुद से, ये एक ईंट है या ये एक बॉक्स है, ठोस है, इसी तरह का सॉलिड है, इस पर बाहर से एक बल लगाएंगे, तो इसकी आकृति में परिवर्तन होगा, आकृति बदल जाएगी, आकृति नहीं बदलती है, आकृति बढ़ जाएगी, या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप सोच के बताइए क्या होगा अगर हम बाह्य बल लगाएंगे ठोस में? कोई ठोस चीज है, उस पर हम बाहर से कोई बल लगाएंगे, तो आकृति बदलेगी? नहीं बदलेगी। ईंट है आपके पास, मान लीजिए, तो ईंट की आकृति आप कहाँ से बदल सकते हैं? बाह्य बल लगाने से। नॉर्मल से दबा रहे हैं उसको, हाथ रख रहे हैं, तो नहीं, आकृति नहीं बदलती है। अगर इसी जगह पे ठोस के जगह पे द्रव होता तो क्या होता? उसका आकार बदल जाता। गैस होता तो उसमें हम लोग बीच में हम लोग डाल सकते थे हाथ को, तो आकृति नहीं बदलती है, ठीक है। सवाल नंबर 14, द्रवों का
द्रवों का 4 ऑप्शन है, सिर्फ लिखा हुआ द्रवों का आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन अनिश्चित होता है या इनमें से कोई नहीं। द्रवों का आकार और आयतन निश्चित होता है। देखिए, हमने बताया था कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है? आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है। आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है। और गैस का क्या होता है? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है। सवाल नंबर 15 कह रहा है गैसीय अवस्था में कणों की गति होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति होती है नियमित, अनियमित, नियमित और तीव्र और अनियमित और तीव्र। बोल रहा है कि जब गैसीय अवस्था में हो कण, कण जो है वो गैसीय अवस्था में हो, गैस में हो, तो इसकी कणों की गति क्या होती है? अनियमित होती है। अनियमित होती है और तीव्र भी होती है। इसलिए कभी देखे होंगे गैस वगैरह जो हमारे घर में टंकी वगैरह होता है गैस का, वो टंकी हल्का सा भी खुलता है तो तेजी से बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसलिए क्योंकि वो अनियमित होती है और तीव्र होती है। सवाल नंबर 16 द्रवों में किसका विसरण संभव है? द्रव में किसका विसरण? द्रव में कौन मिल सकता है आसानी से? स्वतः मिल सकता है। कौन जो है द्रव में स्वतः मिल सकता है? ठोस मिल सकता है, द्रव मिल सकता है और गैस मिल सकता है। तो ठोस तो मिल ही सकता है द्रव में। चीनी ठोस है, ये मिल गया द्रव में। द्रव भी मिल सकता है, द्रव भी मिल सकता है, द्रव द्रव में तो मिलता ही मिलता है और गैस भी मिलता है। यानी तीनों का संभव है। इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर, तीनों का। ठीक है। अगर एक ऑप्शन रहता तो एक लिखते हम, लेकिन तीनों दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर वो डी तरफ जाएंगे। कभी कभी ऑप्शन के देखकर भी हम लोग क्वेश्चंस को टिक लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठोस पदार्थ का खाली ठोस पदार्थ का खाली स्थान दे देगा। तो ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। तब भी हम बताएं कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर होगा, क्योंकि ये और ये दोनों सही है। ठीक है। सवाल नंबर 18 निम्नलिखित पदार्थ में किसका संपीड़न अधिक होता है? संपीड़न का मतलब कंप्रेशन, संपीड़न का मतलब दबाना। आप संपीड़न को इस तरह समझें, किस चीज को अधिक दबाया जा सकता है। जैसे रुई, उसको दबा सकते हैं, इसका मतलब उसकी संपीड़ितता अधिक है। जैसे कोई भी चीज, गैस, तो आप समझ सकते हैं ठोस का संपीड़ितता अधिक है, तो ठोस को आप दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते हैं। द्रव को हल्का फुल्का दबाया जा सकता है, द्रव को हल्का फुल्का किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। फिर कह रहा है गैस का, तो गैस को दबा ही सकते हैं। आप देखिए आपके घर में अगर 5 किलो का टंकी का गैस है, तो उसमें आप 6 किलो, 7 किलो, कभी कभी 7.5 किलो भी भरा जा सकता है। हाँ, अलग बात है, ये खतरा है फूटने का, लेकिन जब आप गैस का टंकी में 5 किलो भर के लाते हैं तब भी हिलते रहता है वो। इसका मतलब उसके बीच और भी खाली जगह भर गया है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, गैस। क्या होगा? सी नंबर, गैस। सवाल नंबर 19 निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है? अधिक होता है। होता तो सब में है, लेकिन अधिक होता है। निम्न में किस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है? तब भी हमने पहले ही बताया, ठोस में कम होता है, द्रव में कम होता है, गैस में। इसका आंसर क्या होगा? गैस में। सवाल नंबर 20 वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा, अगर आप जानते ही होंगे। वाहनों में ईंधन के रूप में देखिए, एलपीजी कहाँ उपयोग करते हैं? घर में। तो वाहनों में ईंधन के रूप में क्या होता है? सीएनजी का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सीएनजी का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सीएनजी का उपयोग होता है। सवाल नंबर 21 गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक होता है। पता नहीं, हमने आंसर बताया आपको कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों के बीच अपेक्षा होता है। ऐसा पूछा सवाल, हम अधिक बोल दे साथ में। क्या होता है? देखिए समझिए सवाल को। गैस के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच अपेक्षाकृत क्या होता है? गैस में अधिक होता है कि द्रव में अधिक होता है? आपको पता है गैस में अधिक होता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार होगा कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों के बीच, यानी द्रव के कणों के बीच अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ठीक है। द्रव के कणों के बीच अपेक्षा क्या होता है? वो कम होता है। यानी गैस में अधिक होता है, द्रव में कम होता है।
सवाल नंबर 22, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, क्यों काट पाता है? स्विमिंग पूल में गोताखोर जो है पानी को क्यों काट पाता है? क्यों? पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हो सकता है भाई पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान हो। पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण गति भी करता है, देखे होंगे आप पानी चलते हुए। पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या पानी की संप्रेयता अधिक होती है, तो पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसलिए आप और हम पानी में इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग पानी में नहीं तैर पाते, वो ठोस जैसा व्यवहार करता। सवाल नंबर 23, तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक यानी एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक, आप जब तापमान को लिखते हैं किस में लिखते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, या इनमें से कोई नहीं? डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, या केल्विन में, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग किसमें लिखते हैं तापमान को? केल्विन में। किसमें लिखते हैं? केल्विन में। ठीक है, के। किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? बताइए इसका जवाब। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। सवाल नंबर 25, बर्तन की दीवार पर गैस के कण द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बलों के कारण गैस में बनता है। देखिए, बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला बल के कारण गैस बनता है। कि क्या बनाता है? देखिए, एक गैस है, उसके कण बार बार दीवार पर टकराते हैं, बार बार दीवार पर टकराते हैं, बार बार दीवार पर टकराते हैं। तो बार बार दीवार पर टकराने के कारण उस गैस पर पड़ने वाला बल के कारण गैस में बनता है दबाव, बनता है गतिज ऊर्जा, बनता है स्थितिज ऊर्जा, बनता है या आकर्षण बल बनता है। तो क्या बनता है? दबाव बनता है। एक दूसरे पर क्या करता है? दबाव डालता है पीछे से, इसलिए वो टकराता है। सवाल नंबर 26, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। क्वथनांक, गलनांक, गुप्त उष्मा या वाष्पीकरण? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है, या गुप्त उष्मा कहलाता है, या वाष्पीकरण कहलाता है? इसका आंसर होगा गलनांक। क्या होगा इसका आंसर? गलनांक। सवाल नंबर 27, ठोस में तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तन होता है? ठोस में तापमान बढ़ने पर, अगर ठोस में तापमान बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यहाँ लिख दिया ठोस, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी तापमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ेगी। इसलिए किसी भी ठोस को पिघलाया जा सकता है। आप कोई भी ठोस को पिघलाकर पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। सवाल नंबर 28, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा समान रहता है, असमान रहता है, बढ़ता है, घटता है? किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदैव समान रहता है, क्योंकि जब ठोस गल रहा होता है तो तापमान स्थिर रहता है, धीरे 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 वो नेचुरल तरीके से गर्म होते रहता है, क्योंकि ताप हीट तो हम लोग समान ही दे रहे होते हैं। बर्फ का गलनांक कितना है? ये सवाल कई बार पूछा और आप इसका आंसर जानते होंगे। बर्फ का गलनांक कितना है? तो 273.16 केल्विन। वैसे कहीं कहीं 273 केल्विन सिर्फ लिखा रहता है, तो ये भी सही माना जाता है। ठीक है, वैसे 273.16 अगर लिखा हुआ है तो उसके तरफ आप जाएंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? ये सवाल भी आप बहुत जानते होंगे, हम लिखाए भी है, इस सवाल को बताएं भी है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे, हम सवाल ऐसा लिखाया गया होगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। सवाल नंबर 31, 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है? देखिए, 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा, यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ की कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी बर्फ की कणों की ऊर्जा से अधिक इसलिए ऊर्जा होती है, इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे कुछ लोग आजकल साइंटिफिकली क्या करते हैं, बर्फ पर कोई चीज गर्म करने का प्रयास करते हैं, और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है वो अधिक दिखाई देती है।
सवाल नंबर 32, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सवाल नंबर 33, 373 केल्विन पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा क्या होती है? 373 केल्विन पर, 373 केल्विन का मतलब 100 और जोड़ दिया गया उसमें। 273 नॉर्मल होता है, उसमें 173 और जोड़ दिया गया। समझिए ध्यान से, 273 नॉर्मल होता है, 273 क्या होता है? नॉर्मल होता है। यहाँ लिखते हैं 273 नॉर्मल होता है प्लस 100 और जोड़ दिया, तब हुआ 373। जब 373 केल्विन पर पूछ रहा है कि भाप के कणों में इसी तापमान पे पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा क्या होगी, तो पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा क्या होगी? इसमें कम होगी या अधिक होगी, ये आपको बताना है कि बराबर होगी। तो इसमें क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि भाप जो है ऊपर उड़ेगा, एक 300 273 में और 173 में, तो 373 में भाप उड़ने लगेगा, तो ऊर्जा तो उसमें अधिक होना स्वाभाविक है। इसलिए भाप का ऊर्जा देखे होंगे नॉर्मल पानी की ऊर्जा से, हीट पानी वाला ऊर्जा से, जो गर्म पानी रहता है उससे अधिक होता है। किसी पदार्थ पर तापमान में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, या इनमें से सभी? किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? कोई पदार्थ में अगर तापमान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है? तो उसके अवस्था में परिवर्तन दिखाई देता है। क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, सवाल नंबर 35, 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मल सा फार्मूला है, अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 इसमें घटा देना है। ठीक है, 273 इसमें घटा देंगे अगर, तो यहाँ बचेगा 10 में 3 गया तो 7, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया तो 2 और यहाँ काट, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या याद रखना है? केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटाना है, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ना है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा था 300 केल्विन से डिग्री सेल्सियस कितने बराबर होते हैं, मतलब किसके बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस का। कैसे निकाले हम लोग? तो 273 को घटा कर निकाल दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और क्वथनांक से कम तापमान पर अगर द्रव वाष्प में बदल जाती है तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। आगे क्वेश्चन नंबर 37, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वाष्पीकरण को कौन सा कारक प्रभावित करता है, यानी किसके कारण जो है वाष्पीकरण की दर में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है? तो तापमान, हीट तो प्रभावित करता ही करता है, आर्द्रता, नमी भी प्रभावित करता है, वायु की गति भी प्रभावित करता है। ये तीनों फैक्टर सही है, यानी इसके इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होता है? आर्द्रता का मतलब नमी, नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? देखिए, आप क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो आप बता सकते हैं खुद, घटेगी। अगर नमी बढ़ जाएगा वातावरण में तो आर्द्रता की दर घटेगी, क्योंकि देखिए ठंडा दिन में कुहासा क्यों होता है? क्योंकि नमी बढ़ रहा है, आर्द्रता बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण के दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतही क्षेत्रफल यानी सतही क्षेत्रफल का मतलब है कि ये इतना बड़ा जगह में था, अब इतना बड़ा जगह में कोई पानी रख दिया गया, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी, स्वतः बढ़ जाएगी। मान लीजिए एक लोटा में पानी रखा हुआ है और एक कोई लंबा सा इस तरह का बर्तन में पानी रखा हुआ है, किसका पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा? तो ये बर्तन वाला पानी भाप बन के उड़ेगा, क्योंकि चौड़ा है, इसमें क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो क्या होगी? ये बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40,
दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, दाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? ये आप सोचिए। क्या ठोस द्रव में बदल जाएगा, द्रव गैस में बदल जाएगा, ठोस गैस में बदल जाएगा, या गैस द्रव में बदल जाएगा? दाब को बढ़ने पर, दाब के बढ़ने, देखिए दबाव बढ़ रहा है, दबाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हीट जो है, तापमान जो है, तापमान क्या हो रहा है? वो घट रहा है। इसके कारण अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको समझना है। तो आप आंसर सोच लिए होंगे। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, ठोस गैस में बदल जाता है, या गैस द्रव में बदल जाता है? इसका आंसर होगा गैस द्रव में बदल जाता है। क्या होता है? गैस जो है वो द्रव में बदल जाता है। इसलिए कभी आप देखे होंगे, जब गैस भरा जाता है और जब तापमान बढ़ाया जाता है, यानी दबाव बढ़ाया जाता है और तापमान घट जाता है, उस समय ठंडा लगने लगता है। गैस भरते हुए देखे होंगे आप, तो हाथ में छुएंगे उसको तो पूरा ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है? उस समय गैस द्रव में बदल जाता है और फिर कुछ देर के बाद वो गैस का रूप में बदलाव कर लेता है अपने आप। सवाल नंबर 41 कह रहा है 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? वो उबलने लगता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस का यहाँ बात हो रहा है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगी? तो गैस अवस्था में होगी। सिंपल सी बात है। जल क्या होगी? गैस अवस्था में होगी। उबल चुका होगा पूरा। सवाल नंबर 42 गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो बिना कुछ सोचे आप सूती कपड़ा मारिए। क्या होगा? सूती कपड़ा। आगे 43 नंबर क्वेश्चन आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को दिया है? तो हम पदार्थ की मूलतः 3 अवस्था पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ की 2 और अवस्थाओं को दिया है, चौथी और पांचवी। चौथी अवस्था प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। और पांचवी अवस्था बीईसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है। तो आइंस्टाइन और सत्येंद्रनाथ बोस जो भारत के वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर इसे खोज किया था। तो ये 2 और अवस्थाएं है। इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार जब पूछे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं, और अगर सामान्य रूप से पूछे तो पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी क्या है? प्लाज्मा। और पांचवी क्या है? बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सवाल नंबर 44 निम्नलिखित में से पदार्थ किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? देखिए फिर से सवाल यही आ गया, अच्छा सवाल है ये। निम्नलिखित में किस पदार्थ के किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? ये सवाल बहुत बार छूट जाता है, आपसे भी छूट जाता है, क्योंकि आपको लगता है ये पढ़ना ही नहीं है, हम लोग को 3 ही अवस्था पढ़ना है, लेकिन ये भी अवस्था पढ़ना होता है। और सवाल देखिए आ गया, तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही जो सूर्य और तारा हमारे बीच चमकते हुए दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा के कारण ही होता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था ठोस है, द्रव है, गैस है या प्लाज्मा है? देखिए वैसे तो प्लाज्मा चौथी अवस्था में लाया जाता है, लेकिन चलो इसमें दिया हुआ है कि प्लाज्मा ही दिया हुआ है, तो हम लोग प्लाज्मा ही टिक लगाएंगे, क्योंकि चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। तो 5वीं के लिए दिया है तो 5वीं लगाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चौथी मानो बीईसी को या 5वीं मानो बीईसी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ठोस द्रव गैस लिखो या गैस द्रव ठोस लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ अगर ऑप्शन में दोनों दिया जाता बीईसी और प्लाज्मा तो हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन बीईसी तो दिया ही नहीं है, तो सिर्फ प्लाज्मा है तो प्लाज्मा मारेंगे। ठीक है। तो प्लाज्मा पदार्थ की 5वीं अवस्था कही या चौथी अवस्था कही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 3 के बाद है। क्वेश्चन नंबर 46 गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 46 गैस का द्रव में परिवर्तन। गैस द्रव में बनता है तो संघनित होता है। क्या होता है? कंडेंसेट होता है, संघनित होता है। सवाल नंबर 47 गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। विसरण, गैस का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। तो गैसों में विसरण का एक उदाहरण यहाँ क्या है? तो इत्र की सुगंध का हवा में फैलना। यानी कोई अगर सेंट मारा है, अपने बॉडी में सेंट लगाया है, तो हम आसानी से सूंघ लेते हैं उसे, तो ये गैस जो है स्वतः मिल गया
हवा के साथ। ये विसरण का एक अच्छा उदाहरण है गैसों का, गैसों से मिश्रण का। ये एक अच्छा सवाल है। 200 डिग्री केल्विन का तापक्रम किसके बराबर है? 200 डिग्री केल्विन का तापक्रम जो है वो किसके बराबर है? अब यहाँ छोटा हो गया इसलिए माइनस में आंसर दिया, प्लस में आंसर दिया। तो हमने क्या कहा था आपको कि केल्विन जब रहे तो 273 आपको क्या करना है? घटा देना है। अब यहाँ केल्विन है तो 200 केल्विन है, तो 200 केल्विन में 273 घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा भाई? -73 आ जाएगा। तो -73 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखिए -73 प्लस 73 भी दिया हुआ है। तो आप सोचेंगे कि प्लस लगाएँ कि माइनस लगाएँ? उससे कोई मतलब नहीं है भाई, माइनस आ रहा है तो माइनस ही लगाना है। तो क्या हो जाएगा? -273। ठीक है? सवाल नंबर 49, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक का मतलब है जिस पर पानी उबलना शुरू कर दे, जिस तापमान पर पानी उबलना शुरू कर दे, उसका क्वथनांक होता है 373 केल्विन। कितना होता है? 373 केल्विन। कितना होता है? 373 केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वैसे 273.16 केल्विन के बराबर होता है, लेकिन 16 कहीं-कहीं बोले हम उस समय भी कि नहीं दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 51, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। गुप्त ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है कि जूल होता है कि जूल पर केजी होता है, फिर कैलोरी पर केजी होता है, तो इसका आंसर होता है जूल पर केजी। ठीक है? जे पर केजी, इसको मतलब जूल पर केजी लिखा हुआ है। एक कैलोरी किसके बराबर होता है? हम लोग कहते हैं एक कैलोरी आपका कम है, इतना कैलोरी खाना चाहिए। आपका वेट घट रहा है, आप कैलोरी कम खा रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है। इसका मतलब कैलोरी आपका बर्न नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है, आपका बॉडी पचा नहीं पा रहा है। तो कह रहा है एक कैलोरी किसके बराबर होता है? तो एक कैलोरी जो है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 4.18 जूल के बराबर होता है। सवाल नंबर 53, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर आणविक बल का कर्म क्या है? अंतर आणविक बल का कर्म क्या है? बढ़ता क्रम क्या है? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे कम गैस, सबसे जो है अंतर आणविक बल कम रहता है गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। तो गैस द्रव ठोस हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 54, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ के गलन की यानी बर्फ जब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस इज, जब बर्फ गल रहा हो, गलन की गुप्त ऊष्मा जो उसके अंदर गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 54 है। इसका आंसर होगा 335 केल्विन होगा कि 2260 किलो, 335 केजे पर केजी होगा इसका आंसर। ठीक है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। सवाल नंबर 55, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? प्रकृति में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। नो, नाइट्रोजन तो गैस अवस्था में होता है। नहीं, इसका आंसर नाइट्रोजन नहीं होगा। चलिए सुधार करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? वही सोचिए, नाइट्रोजन कैसे? जल होगा। ठीक है? अब ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस तीनों अवस्था में। देखिए, ठोस अवस्था में जल जो है बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में तो हम लोग यूज करते हैं पानी को, और गैस अवस्था में क्या होता है? गैस होता है। पानी जब भाप बन जाता है तो भाप होता है। इसका आंसर क्या होगा? जल होगा। देखिए ना, कंफ्यूजन कर दिया। यही है प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। आपको क्या करेगा? कभी भी कंफ्यूजन में डाल सकता है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है? निम्न में से सबसे कम घनत्व रुई का है। किसका है? रुई का। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में पदार्थ का गुण नहीं है। निम्न में पदार्थ का गुण नहीं है तो तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जो है वो पदार्थ का गुण नहीं है। सी नंबर, डी नंबर, तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 58, वाष्पन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। वाष्पन जब होगा तो क्या उत्पन्न होगा?
गर्मी, शीतलता, ताप में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, वाष्पन की प्रक्रिया जब अचानक भाप बन के उड़ जाता है, आपका पेट्रोल पड़ा होगा, इसका अच्छा उदाहरण है। अगर हाथ में पेट्रोल पड़ता है तो ठंडक महसूस होती है, यानी शीतलता महसूस होगी वाष्पन की प्रक्रिया में। सवाल नंबर 59, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म करेंगे किसी चीज को तो गैस का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। सवाल नंबर 60, दिए गए चित्र में कणों को दिए गए चित्र के कणों में दिखाया गया है? ठोस को दिखाया गया है, कि द्रव को दिखाया गया है, कि गैस को दिखाया गया है, कि प्लाज्मा को दिखाया गया है? तो इसमें जो है कुछ कुछ दूर दूर में है, नजदीक में है हल्का भी और दूर भी हल्का, तो ये कह सकते हैं हम लोग द्रव है। क्या है? द्रव है। अगर सारा सटा हुआ होता तो क्या होता? ठोस होता। 61, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, संघनन के कारण, या फिर संगलन के कारण? तो वाष्पीकरण के कारण। जब आपको पता है कि ठंडा पानी इसलिए होता है क्योंकि घड़ा से रिस रिस कर पानी बाहर निकलता है और वो वाष्पीकरण होकर बाहर उड़ जाता है, इसलिए घड़े का जल ठंडा होता है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौर मंडल में प्लाज्मा की अवस्था का उत्पत्ति का कारण है। सौर मंडल में जो प्लाज्मा है वो किस अवस्था के कारण उत्पत्ति हुई? तो उच्च तापमान के कारण, हीट का जो है हाई टेम्परेचर होने के कारण ये सौर मंडल में उत्पन्न हुआ। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं? जो अपने आप यानी इसे खुला छोड़ देने पर वो बाहर उड़ जाता है, तो किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो गंधक का, आयोडीन का, या ब्रोमीन का? तो आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का होता है। आगे, निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। तो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, या गैस अवस्था में? इनमें से कोई नहीं, तो गैस अवस्था में। सवाल नंबर 65, बर्फ का एक टुकड़ा जल के ऊपर तैरता है, क्यों? ये अच्छा सवाल है। बर्फ का एक टुकड़ा जल के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। क्या होता है? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। सवाल नंबर 66, जब वाष्प संघनित होती है, जब वाष्प जो है संघनित होती है, एक जगह जमा होती है, एक जगह जमा होती है, एक जगह जमा होती है, तो क्या होता है? यह ऊष्मा अवशोषित करती है, यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका तापमान बढ़ जाता है, उसका तापमान घट जाता है। तो क्या होता है? उसका तापमान घट जाता है। क्या होता है? उसका तापमान घट जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 67, जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ये सवाल एक बार पूछ चुका है पहले। जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेकिन उसमें सवाल में कुछ अलग चीज पूछा हुआ था, आप ध्यान दें तो। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है इसमें पूछा है। तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 किलो जूल पर केजी होता है। कितना होता है? 2260 किलो जूल पर केजी होता है। सवाल नंबर 68, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कणों के किस गुण का पता चलता है? अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कुछ गुण का पता चलता है कि पदार्थ में कौन सा गुण इसमें काम कर रहा है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करती हैं, ये गुण इसमें काम कर रहा है। सवाल नंबर 59, एक सवाल और बचा है। आपका पेशेंस बहुत रहा अगर आप लास्ट वीडियो तक देख रहे हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। और लास्ट सवाल, दिए गए चित्र के द्वारा इस प्रक्रिया में क्या दिखाया गया है? ये फिगर आपके किताब में भी है, तो आपको पता होगा इस प्रक्रिया में अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन दिखाया गया है। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन दिखाया गया है। तो आपने मेरे साथ 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 1 के भी आए थे उसे प्रैक्टिस किया। आशा करते हैं मेरे साथ आपने बनाया होगा। आप कितना सही कर पाए आप जरूर हमें बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई सलाह देना हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। थैंक यू।